1,00,000 रुपए का सवाल है कि जनाब हमें जापान का वीज़ा कैसे मिलेगा। हाउ टू गेट वीज़ा ऑफ जापान, हम जापान कैसे जाएं। ठीक है, अब हर आदमी जो है वो इस चक्कर में है कि हम जापान जाना चाहते हैं। ठीक है, सब जापान जाना चाहते हैं। अगर जापान का वीज़ा अचानक खुल जाए, ऐलान हो जाएगा जनाब जो दिल चाहे जो है जापान चला जाए, तो मेरे ख्याल में पूरे के पूरे शहर खाली हो जाएंगे हम पाकिस्तान इंडिया से, और सब जापान जाना शुरू कर देंगे। और जब एक चीज़ देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मोटापे का इलाज क्या है, गंजपन का इलाज क्या है, गंजे हो गए बाल कैसे उगाएं। ये वो सवाल हैं जो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जिनका किसी के पास कोई इलाज नहीं। कद कैसे बढ़ाएं, जी मेरा कद छोटा है, मैं लंबा होना चाहता हूँ। और इससे लोग आपको खूब बेवकूफ़ बनाते हैं, खूब फ़ायदा उठाते हैं। मार्केट में तरह तरह का मंजन आया हुआ है, तरह तरह का जो है वो शैम्पू आया हुआ है, तरह तरह के ऑयल आए हुए हैं। जनाब ये ऑयल लगा लें आपके बाल निकल आएंगे, ये चीज़ लगा लें आप ये कैप्सूल खा लें आपका कद बढ़ जाएगा, ये दवाई खा लें आपका पेट कम हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें जिनका कोई शॉर्टकट नहीं, जो बाल गिर जाते हैं, ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं। आप वो ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है, वो कितना वो है इफ़ेक्टिव है उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ, फ़ायदेमंद हो, तो मैं भी लगवा लूँगा, मैं भी गंजा हो रहा हूँ। ठीक है, कोई इलाज नहीं है। इसी तरह कद बढ़ाने का कोई कैप्सूल ऐसा नहीं आता कि जनाब इससे आपका कद बढ़ जाए। मोटापा कम करने का कोई ऐसा दवाई नहीं जो आपको गोली खाएं और मोटापा कम हो जाए। अगर ऐसी कोई गोली हुई तो उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि उल्टा आप बीमार पड़ जाएंगे। मोटापा कम करने का एक ही इलाज है कि मेहनत करें, वर्जिश करें, भागें, दौड़ें। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका वज़न कम होगा, कैलोरीज बर्न होंगी आपके जिस्म में से, चिकनाई कम होगी और आप जो है वो मोटापा कम हो जाएगा आपका। लेकिन हमारे यहाँ का एक आम मिजाज है, इंसान का एक आम मिजाज है कि वो ईजी वे पे जाना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। उस शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा उसका रास्ता मज़ीद लंबा हो जाता है। ये आप आजकल यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे भरमार है कि जनाब जापान का वीज़ा कैसे हासिल करें। हर आदमी बैठ के बता रहा है कि जापान का वीज़ा ऐसे मिल जाएगा, आप मेरे पास। अच्छा, इस तरह बहुत सारी दुकानें खुल गई, अभी दुकानें और खुलेंगी। जैसे ही जापान का वर्क वीज़ा खुलेगा पाकिस्तान के लिए, फिर जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। फिर ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है, और जनाब उसमें एक साहब जो है, मुझे पता चला कि जनाब जापानी पढ़ाते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने आगे बताया कि सर वहाँ पे एक साहब जो है जापानी पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, जापानी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जापानी बस बोलते हैं, लिखते पढ़ते नहीं। जापानी लिखना पढ़ना तो जापानी भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं गया साहब, मैंने कहा यार, मैं इंस्टीट्यूट में एक क्लाइंट बन के गया। मैंने कहा यार मैं अपने बच्चे को जो है जैपनीज़ पढ़वाना चाहता हूँ, तो ज़रा कौन साहब हैं वो आए, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, टीचर से। पहले तो वो टीचर से मिलाए ना मुझे, फिर वो जनाब बड़ी मुश्किल से वो टीचर आए, उन्होंने मुझसे मिले तो कहने लगे हाँ जी। मैंने कहा जी मैं अपने बच्चे को पढ़वाना चाहता हूँ। हाँ तो बस आप फ़ीस जमा कीजिए और फॉर्म भर दीजिए। मैंने कहा फ़ीस फॉर्म तो मैं भर दूंगा, लेकिन पढ़ाते कौन, आप पढ़ाते? कहने लगे हाँ मैं पढ़ाता हूँ जनाब, मैं तो 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 12 साल जापान में रहा हूँ। ये मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार काम करें, मैंने अपने साथ जो बच्चा था मैंने इनकी वीडियो बनाते रहो। मैंने कहा काम करें, ये ले कागज़ कलम, इस पर लिख दीजिए मैं कल टोक्यो जाऊँगा। अब वो मुझसे पैंतरे बदलना शुरू हो गया कि नहीं वो लिखना पढ़ना तो आपको पता है, खांजी इतना मुश्किल है, खांजी तो जापानी भी फंस जाता है खांजी में, तो ये। मैंने कहा मेरे बंदे खुदा, मैं कुछ ऐसा आपको खांजी वांजी लिखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपली आप लिख दीजिए कि मैं कल टोक्यो जाऊँगा। आप हिरागाना में लिख दीजिए, आप मुझे लिख के बता दीजिए कि मैं कल टोक्यो जाऊँगा। इसको आप जापानी में क्या कहेंगे, क्या लिखें? पहले उन्होंने बहुत भाग दौड़ करने की कोशिश की, इधर उधर भागने की कोशिश की। जब मैंने उनको भागने नहीं दिया तो उन्होंने एक कागज़ पे कुछ कीड़े मकोड़े बनाए, जिसकी मैंने फ़ोटो भी खींची और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई उनसे। और मैंने कहा उनसे कि अगर आज के बाद आप इंस्टीट्यूट में नज़र आए एज ए टीचर, तो मैं पुलिस में भी रिपोर्ट करूँगा और जापान कॉन्सुलेट में भी रिपोर्ट करूँगा। क्यों? मेरा मिजाज नहीं है जिसका जो मर्जी है करता रहे, लेकिन इस मामले में मैं इसलिए सख्त हो गया कि देखिए बात यह है कि स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूट में जापानी ज़ुबान सीखने आता है तो वो एक ख्वाब लेके आता है। उसके कुछ ख्वाब होते हैं कि मैं जापानी सीखूंगा और मैं जापान में एडमिशन लूँगा और जापान जाऊँगा और ये वगैरह वगैरह।
इस तरह के लोग जो होते हैं नॉन प्रोफेशनल लोग, वो स्टूडेंट से एक दफ़ा पैसे ऐंठ के, और स्टूडेंट को 15-20 दिन में रियलाइज़ हो जाता है कि वो जिस मंजिल की तरफ जाने के लिए आया था ये वो रास्ता नहीं है। अब उसको रियलाइज़ तो हो जाता है, लेकिन वो फिर करता क्या, वो बेजार हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि फिर वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट तलाश करता है, वो भाग जाता है। फिर कहता है यार ये सब ऐसे ही हैं यार, जापानी ज़ुबान ऐसी मुश्किल है यार, ये सब फ्रॉड है यार, यहाँ सब। वो क्या कहता है, सब फ्रॉड है। वो किसी सही आदमी के पास पहुँच ही नहीं पाता। हमारे कल्चर में उस्ताद की बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी अच्छी बात है, उस्ताद की इज़्ज़त है। और जिन कल्चर में उस्ताद की इज़्ज़त होती है वो कल्चर फलते फूलते हैं। इसलिए मैं कभी भी पाकिस्तान से नाउमीद नहीं हुआ। पाकिस्तान, इंडिया में आज भी उस्ताद चाहे गरीब ही हो, साइकिल पे भी आ रहा हो, तो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं लोग। वो अमीर लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या आमतौर पे जो बिज़नेसमैन होता है वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, तो वो बिज़नेसमैन चाहे करोड़पति भी हो जाए, लखपति भी हो जाए, उसको पता होता है कि यार ठीक है मैंने पैसा तो बहुत बना लिया, लेकिन ये टीचर के पास जो नॉलेज है ना, वो उस नॉलेज की वजह से वो सुपीरियर है, वो मुझसे बेहतर है। तो हर कल्चर में, हर डिसेंट कल्चर में टीचर की रिस्पेक्ट होती है। और मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया में आज भी, चाहे हम बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री से अभी हम बहुत पीछे हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ एक पॉजिटिव सोच ज़रूर है और पॉजिटिव बात ज़रूर है। और वो पॉजिटिव बात ये है कि हम टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। विंस्टन चर्चिल से जंग अजीम दोम के दरमियान उसके लोग आए, उसने कहा जनाब इंग्लैंड तबाह हो रहा है, इंग्लैंड पे बमबारी हो रही है, इंग्लैंड तबाह हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल बड़े इत्मीनान से पूछा कि क्या इंग्लैंड की अदालतें सही काम कर रही हैं? क्या इंग्लैंड की अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? तो लोगों ने कहा हाँ जी बिल्कुल, अदालतें तो बिल्कुल सही काम कर रही हैं, बिल्कुल इंसाफ मिल रहा है। तो वो जिस शख्स ने विंस्टन चर्चिल से ये सवाल किया था, वो लिखता है कि मैं थोड़ी देर के लिए समझा कि शायद विंस्टन चर्चिल का दिमाग ख़राब हो गया, शायद इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया है। मैं इनको ये बता रहा हूँ कि इंग्लैंड पे बमबारी हो रही है, इंग्लैंड तबाह हो रहा है, पूरा इंग्लैंड पे बमबारी हो रही है और हम तबाह हो रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड की अदालतें सही काम कर रही हैं? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ सही काम कर रही हैं। तो उसने कहा जाओ फिर परेशान मत हो, इंग्लैंड को कुछ नहीं होगा। वक्त ने बताया कि इंग्लैंड को कुछ नहीं हुआ, इंग्लैंड खड़ा हो गया और इंग्लैंड के मुखालिफ जो है वो जंग हार गए। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे कहे कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा या हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, तो मैं कहूँगा क्या तुम्हारे मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है? क्या टीचर वाकई मुखलिस है? क्या टीचर वाकई स्टूडेंट्स को तालीम दे रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली वो मुल्क तरक्की करेगा। तो और या एक और सवाल इसमें ऐड कर दूँ कि क्या टीचर को रिस्पेक्ट दी जा रही है? अगर टीचर को रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। मैं 15 साल कनाडा में रहा, लेकिन छोड़ छाड़ के मैं यहाँ आ गया। मैं 15 साल कनाडा में भी मैं पढ़ाता रहा, लेकिन मैंने देखा कि कनाडा में स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वो रिलेशन नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में। कनाडा जाने से पहले मैंने 9 साल जैपनीज़ टीचर के तौर पे जापान कॉन्सुलेट कराची में पढ़ाया था, और फिर 2000 से 2015 तक मैं कनाडा में रहा, और 2015 से अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो 9 साल पाकिस्तान में पढ़ाया था, 15 साल कनाडा में रहा, और उसके बाद अब 6 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, तो तकरीबन 9 से 15 साल मुझे यहाँ पे भी पढ़ाते हुए हुए। मैंने ये साफ फ़र्क महसूस किया कि हमारे पाकिस्तान में जो रिलेशन टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है वो कनाडा में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान या जो भी मुल्क जहाँ टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से बेहतर है, जहाँ टीचर की स्टूडेंट रिस्पेक्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली वो कल्चर तरक्की करेगा, वो मुल्क तरक्की करेगा। लिहाजा मैं पाकिस्तान से मायूस नहीं हूँ। 6 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई इस बारे में फ़िक्र नहीं कि ना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। ये वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, घबराना आपने नहीं है। तो बात मैं कर रहा था कि टीचर की रिस्पेक्ट है यहाँ पे, और इस बात का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जनाब ऐसे लोग टीचिंग के प्रोफेशन में आ जाते हैं जिनको तो अभी स्टूडेंट होना चाहिए, और वो टीचर बन जाते हैं। बकौल जॉन एलिया के कि यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं जबकि उनको पढ़ना चाहिए।
मतलब एक लतीफ़ सा तंज था कि यहाँ पे हर आदमी शायर और अदीब बन गया है, जबकि उसको तो पहले अभी पढ़ना चाहिए, उसको तो अभी कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो यही सिचुएशन हमारे फील्ड में है कि जनाब हर आदमी टीचर बन गया। ऐसा ऐसा आदमी जापानी ज़ुबान का टीचर बन गया कि जो उसको हीरागाना कताकाना नहीं आती, वो पढ़ा रहा है। उसने एक लेवल N5 या N4 पास नहीं किया हुआ और वो कह रहा है मैं तो टीचर हूँ। और स्टूडेंट जो कि टीचर की रिस्पेक्ट करता है, वो कहता है यार बस टीचर है, ये कह रहा है टीचर है तो बस ये इसको आता ही होगा। और उसके बाद वो स्टूडेंट बेवकूफ़ बन जाता है। और नतीजा क्या होता है कि स्टूडेंट जब उसको पता चल जाता है कि हाँ जी यहाँ से जापानी नहीं सीख सकते, तो वो फिर आगे कोई और इंस्टीट्यूट तलाश नहीं करता, वो वहाँ से हट जाता है और जापानी सीखने का ख्याल दिमाग से निकाल देता है। उसकी वजह से, उस गलत टीचर की वजह से एक स्टूडेंट का कैरियर तबाह हो गया। उसकी अपनी ज़ाती लालच की वजह से उसने स्टूडेंट को मिसलीड कर दिया और वो स्टूडेंट जो है अब जापानी सीखने से हट गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ मौसमी, जैसे बरसात के मौसम में जो है मेंढक निकल आते हैं, इसी तरह जैसी डिमांड बढ़ती है चीज़ की, खामखा की सप्लाई आ जाती है। उस सप्लाई में आपने सर्च करना होता है कि क्वालिटी सर्विस कौन दे रहा है। तो एक तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि जब भी आप लोग कहीं से आपको ये सुनने को मिले कि जनाब जापानी ज़ुबान का टीचर हूँ मैं, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो आप उस इंस्टीट्यूट के टीचर से ये ज़रूर पूछें कि सर आपने कहाँ से पढ़ा है। नहीं, ये काफ़ी नहीं कि मैं जनाब 12 साल जापान में रहा था। यार क्या अगर कोई बंगाली यहाँ लियारी नदी में कहीं नदी नाले के किनारे 9-10 साल रह गए वापस चला जाए तो क्या ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग जाएगा? क्या कोई पठान यहाँ पर जो है वो, तो कोई पठान यहाँ पर जो है वो अपना कराची में रहकर जो है यहाँ पर कहीं अपने इलाके में और रहकर वापस सोराबकोट में रहकर या अपने किसी पठान कॉलोनी में रहकर और वो वापस चला जाए तो अफ़गानिस्तान का क्या उसको काबुल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगा दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा टीचर से आप ये मालूम करें कि क्या तुमने कहीं से पढ़ाई की है, कहीं तुमने कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई जापान में पढ़ा है, या तुमने कोई जैपनीज़ लैंग्वेज का स्किल का एग्ज़ाम पास किया है। अगर कोई आपको N5 पढ़ाना चाह रहा है तो कम से कम N3 तो करना चाहिए उसको। अगर उसने N3 नहीं किया हुआ और आपको N5 पढ़ाने खड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो प्लीज़ ये आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बात को यकीनी बनाया करें कि जिस टीचर से आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी ख़ुद की क्या क्वालिफ़िकेशन। दूसरी बात जो बात मैंने शुरू में कही कि जब अब जापान का वर्क वीज़ा खुलने वाला है या जापान हर आदमी जाना चाहता है, तो यहाँ पर बहुत से लोग बैठ गए, कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ है, कोई फेसबुक पे बैठा हुआ है और कह रहा है जनाब हम आपको बताते हैं जापान जाने का तरीक़ा, हम आपको वीज़ा दिलवाएंगे और हम आपको यूँ स्टूडेंट वीज़ा दिलवाएंगे और यूँ स्कॉलरशिप है और यूँ वर्क वीज़ा है, ये है वो है। और लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि यार वर्क वीज़ा है तो सही, यार फलाना तो ऑफ़र कर रहा है, फलाना तो बता रहा है स्कॉलरशिप भी मिलती है, फलाना तो बता रहा है। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, जापान जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जापान में MEXT के नाम से एक वेबसाइट है, MEXT, और उसकी स्कॉलरशिप्स है, उसमें स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी मुश्किल है कि उसके लिए जब तक आप जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, कम से कम N5 और N4 नहीं करेंगे, उस स्कॉलरशिप की क्वालिफ़िकेशन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जापान जाने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है और वो ये है कि आप जापानी ज़ुबान में महारत हासिल कर लें। ठीक है, कोई आदमी जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि जनाब मैं तुम्हें जो है वो स्कॉलरशिप दिला दूंगा, मैं तुम्हें विज़िट वीज़ा दिला दूंगा, मैं आपको जो है वर्क वीज़ा दिला दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क वीज़ा भी आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपको जापानी ज़ुबान में कम से कम 2 लेवल आपने पास किए हुए हैं। फिर सवाल ये कि यार हम कैसे जाएँ, जापान कैसे जाएँ, आखिर हमें जापान जाना है यार, हम जापान जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहिए हमको, हमें क्या करना क्या चाहिए? तो उसका एक ही जवाब है, आपको जापानी ज़ुबान सीखनी चाहिए। जापानी ज़ुबान में महारत हासिल कर लें, ख़ुद ब खुद आपको रास्ते मिल जाएंगे, कहीं से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कहीं से आपको जो है कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो कंपनी आपको अपने साथ जापान ले जाएगी, कोई वर्क वीज़ा ऑफ़र हो जाएगा, कहीं से भी आपने 2 से 3 लेवल जापानी ज़ुबान के सीखने ही सीखने हैं। N5, N4, N3। N4 कर लेंगे, वर्क वीज़ा पे जाने के चांसेस हो जाएंगे।
N3 कर लेंगे तो वर्क वीज़ा पे जाने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, और N3 के बाद कोई ना कोई कंपनी आपको एज ए इंटरप्रेटर जॉब पे रख लेगी, और उस जॉब के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है कंपनी में अपनी जगह बनाएंगे, और वो कंपनी आपको जापान भेजा करेगी। यही एक तरीका है। बाकी जितने लोग आपको ये चूरन बेच रहे हैं कि हम जो है तुम्हें विज़िट वीज़ा लगवा देंगे, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा देंगे बग़ैर जापानी ज़ुबान सीखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।